ह्यूमंस और जॉम्बीज के बीच रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ये प्रूफ करने के लिए विक्टर ने एक खूबसूरत फीमेल जॉम्बी को पकड़कर बांध दिया। सब तब शुरू हुआ जब बिना किसी वार्निंग के एपोक्लिप्स आया और 90% ह्यूमैनिटी जॉम्बी में बदल गई। पर किस्मत तो देखो, विक्टर के अंदर एक रोमांस स्ट्रेटेजी सिस्टम एक्टिवेट हो गया जिसका एपोक्लिप्स से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक उसी वक्त विक्टर के सामने एक बेहद खूबसूरत फीमेल जॉम्बी कहीं से आ गई। विक्टर को तुरंत समझ आ गया इस रोमांस सिस्टम में स्पीसीज की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है और वैसे भी विक्टर इतनी प्यारी जॉम्बी को हाथ से जाने देने वाला बिल्कुल नहीं है। और जैसे ये ख्याल आया, विक्टर ने पॉकेट से रस्सी निकाली, मौका देखा और इस रस्सी के हेल्प से जॉम्बी को पकड़ लिया। वो जॉम्बी चीखी पर अगले ही सेकेंड विक्टर ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। एक जिंदा इंसान की खुशबू इतने पास से सूंघकर जॉम्बी पागल हो गई, इसलिए विक्टर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उसके दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशन होस्ट, हैंड होल्डिंग मिशन पूरा हुआ। टारगेट क्लोई मिलर, आइडेंटिटी फीमेल कॉलेज स्टूडेंट, स्टेटस जॉम्बी, अफेक्शन 0, हैंड होल्डिंग रिवॉर्ड 100 kg मीट, फर्स्ट किस रिवॉर्ड जॉम्बी वायरस वैक्सीन, कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड, जेनेटिक एवेल्युएशन सीरम। ये सारा रिवॉर्ड देखकर विक्टर थोड़ा घबरा तो रहा है क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग रिवॉर्ड ही 100 kg मीट है और इस मीट से विक्टर कम से कम 2.5 साल जिंदा रह सकता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था क्लोई का अफेक्शन कैसे बढ़ाएं। इसलिए विक्टर ने क्लोई के मुंह से कपड़ा निकाला, जिसके बाद वो तुरंत उस पर हमला करने लगी। जिसके बाद विक्टर ने बिना कुछ कहे सिस्टम स्पेस से रॉ मीट निकाला और इस जॉम्बी के मुंह में डाल दिया। जिसके बाद ये जॉम्बी पूरी तरह से शांत हो गई और वो किसी भूखे की तरह मीट खाने लगी। जिसके बाद विक्टर ने गहरी सांस ली और उसके मन में चल रहा है कि इतना खतरनाक तीत के साथ फर्स्ट किस वाला रिवॉर्ड तो अभी भूल ही जाए। तभी पड़ोस का दरवाजा खुला और एक कपल बाहर आया, लैम स्मिथ और सारा स्मिथ। सारा तुरंत बोली, हे हैंडसम, मेरे हस्बैंड और मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तुम्हारे पास इतना खाना है कि तुम जॉम्बी को खिला रहे हो तो थोड़ा हमें भी दे दो। और ये वही लोग थे जो पिछले जिंदगी में विक्टर को धोखा दे चुके थे। विक्टर ने उन्हें खाना दिया था पर इन्होंने उसके पीछे उसका कमरा लूट लिया और उसे बाहर निकाल दिया था। और जाहिर है कि विक्टर इन्हें जरा भी खाना देने वाला नहीं है। और अभी विक्टर इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे लगा कि शायद सारा मेरे काम आ सकती है। तभी फिर से सिस्टम का पॉपअप हुआ, नेम सारा स्मिथ, स्टेटस मैरिड हाउसवाइफ, अफेक्शन 0, हैंड होल्डिंग रिवॉर्ड 100 kg फ्रूट्स और वेजिटेबल, फर्स्ट किस रिवॉर्ड 1200 स्क्वायर फीट फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट, कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड 10,000 स्क्वायर फीट लग्जरी विला। और ये रिवॉर्ड लिस्ट देखकर विक्टर के चेहरे पर स्माइल आ गई क्योंकि एपोक्लिप्स में 100 kg फल और सब्जियां न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी था। एंड विक्टर को देखकर जब लैम को लगा कि विक्टर मान गया है, उसने फुल एटीट्यूड के साथ विक्टर से कहा, चलो पहले 10 kg बीफ निकालो और 3 गैलन साफ पानी। और ये सुनकर विक्टर को गुस्सा तो आया पर हंसी भी आई और उसने कहा, मैंने कब कहा कि मैं राजी हूँ, मेरे पास इतना खाना है कि मैं कुत्तों को खिला दूं, बट तुम जैसे लोगों को मैं एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। और इतना कहकर विक्टर ने क्लोई को कमरे के अंदर ढकेल दिया। लैम गुस्से में लाल हो गया पर जॉम्बी के डर से वो पीछे हट गया। एंड कमरे में वापस आकर विक्टर ने सिस्टम पैनल चेक किया और हैरान रह गया, क्लोई का अफेक्शन 5 पॉइंट बढ़ गया था। तब विक्टर को याद आया कि पिछले लाइफ में कुछ जॉम्बीज इवॉल्व होकर इंटेलिजेंट बन गए थे। इसलिए विक्टर सोच रहा है कि क्या क्लोई भी इवॉल्व हो सकती है और सिर्फ थोड़ा सा मीट खिलाने पर 5 पॉइंट मिल गए। इसका मतलब इसे इम्प्रेस करना किसी नॉर्मल लड़की से कई ज्यादा आसान था। जिसके बाद विक्टर ने उसे थोड़ा और मीट खिलाया और अफेक्शन पॉइंट 10 तक पहुंच गया। विक्टर और खिलाना चाहता था पर क्लोई का छोटा सा पेट अब फुल दिख रहा था, इसलिए वो रुक गया। जिसके बाद उसने वापस उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। एंड इसके बाद विक्टर ने अगली प्लानिंग भी शुरू कर दी क्योंकि आउटब्रेक के ठीक 1 महीने बाद एक भयंकर ठंड आने वाली थी। जिसका मतलब था विक्टर के पास तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे थे। सबसे पहले उसे खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम करना था। बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक सेफ हाउस थी क्योंकि वो घर ऐसा होना चाहिए जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि इतने खतरनाक ठंडी में भी वो विक्टर को गर्म रखे। लेकिन सिटी में ऐसा बना बनाया घर मिलना नामुमकिन था। अभी विक्टर को फर्स्ट किस रिवॉर्ड का ख्याल आया। उसने दिमाग में सिस्टम से पूछा, सिस्टम क्या तुम्हारा दिया हुआ घर पहले से बना बनाया होता है? जिसका सिस्टम ने जवाब दिया, सारे घर होस्ट की बताई हुई जगह पर कहीं भी बनाए जा सकते हैं। ये सुनकर विक्टर पूरी तरह से खुश हो गया और उसने सिस्टम से पूछा, अगर मुझे टाइटेनियम एलॉय की दीवारें, सीक्रेट एग्जिट और मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए तो? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट को आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट देना होगा, बाकी मेडिकल और कम्युनिकेशन गियर का इंतजाम होस्ट को खुद करना होगा। एंड सिस्टम की ये सारी बातें सुनकर विक्टर अब पहले से और ज्यादा खुश है। उसका टाइटेनियम सेफ हाउस अब सच हो सकता है। और भी विक्टर ये सब चीजें सोचकर खुश हो ही रहा था, तभी डोर नॉक हुआ और बाहर सारा अकेली खड़ी है और वो भी कांप रही है क्योंकि डार्क हॉलवे में जॉम्बी से डर के उसकी हालत खराब हो चुकी है। और जैसे विक्टर ने दरवाजा खोला, सारा खुश हुई और विक्टर के हाथ में किचन नाइफ देखकर कांपने लगी और उसने कहा, गलत मत समझना, मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। और वहीं विक्टर ने सारा को ऊपर से नीचे अच्छे से देखा। एंड विक्टर को ऐसे देखते हुए सारा को थोड़ा बुरा तो लग रहा है पर अभी उसके पास कोई और चारा नहीं है। और उसने विक्टर से कहा, मुझे थोड़ा खाना उधार चाहिए था। जिसका विक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं मिलेगा। सारा बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी, अगर तुम थोड़ा खाना दोगे तो मैं। और अभी सारा कहना क्या चाह रही है, विक्टर उसकी बात साफ साफ सुनना चाह रहा है, इसलिए उसने सारा से साफ साफ कहा, तुम्हें जो भी कहना है बोलो वरना मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। और अभी ये सब बातें हो
ही रही थी कि तभी दूर से जॉम्बी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और ये आवाज सुनकर सारा का चेहरा सफेद पड़ गया और वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर घुस गई। और दरवाजा बंद करते वक्त विक्टर की नजर सामने वाले फ्लैट के लियाम से मिली, जो कि ये सब चीजें चोरी चुपके देख रहा था। और विक्टर को देखकर उसने तुरंत अपना सर अंदर कर लिया और वहीं उसे देखकर विक्टर मुस्कुरा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंदर क्लोई को देखकर सारा चीख पड़ी और उसने चिल्लाते हुए विक्टर से पूछा, तुमने घर में जॉम्बी रखा है और तुम्हें डर नहीं लगता? जिसका विक्टर ने काफी कामली जवाब दिया, डर कैसा, ये तो बस एक जॉम्बी ही है। और अभी सारा मन ही मन विक्टर को अपने डरपोक पति से कंपेयर कर रही है और उसने थोड़ी गहरी सांस ली और कहा, ठीक है अब बताओ खाना पाने के लिए क्या करना होगा। एंड इसके बाद में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और सारा गुस्से में लिविंग रूम में आई और उसने विक्टर से कहा, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा, अब बताओ खाना कहाँ है। जिसके बाद विक्टर ने फ्रिज खोला जो कि पूरा फ्रिज फ्रेश मिर्च से भरा हुआ था। सारा के दिमाग में आया कि क्यों न विक्टर पर हमला करके सब लूट लें, पर उसने हिम्मत नहीं की। विक्टर भी तैयार था, अगर वो हमला करती तो सेल्फ डिफेंस में उसका यही काम तमाम कर देता। जिसके बाद विक्टर ने 1 केजी मीट उसके आगे फेंक दिया और ये देखकर सारा भड़क गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, सिर्फ इतना सा? जिसका विक्टर ने जवाब दिया, ये भी तुम्हारे लिए बहुत है। और ये सुनकर सारा ने मीट उठाया और गुस्से में बाहर निकल गई। विक्टर को गुस्सा नहीं बल्कि मजा आ रहा था, क्योंकि सारा जितना दुखी होगी उसका बदला उतना ही पूरा होगा। और उसने सिस्टम पैनल देखा, अब नया अपार्टमेंट और सब्जियां अनक्लेम्ड रिवॉर्ड में दिख रहे थे और अब बस सेफ हाउस के लिए ब्लूप्रिंट चाहिए था। उसे उम्मीद थी कि कोस्ट यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में कोई सर्वाइवर जरूर मिल जाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग विक्टर ने फिर से एक बार सप्लाईज को देखा और उसका पहला टारगेट था सामने वाला फ्लैट, अपार्टमेंट नंबर 504। जिसके बाद विक्टर ने वायर के हेल्प से इसका लॉक काफी आसानी से खोल दिया और अंदर घुसा और उसे बेडरूम से कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। उसने देखा एक सफेद बालों वाला बुढ़ा जॉम्बी एक लाश को कच्चा चबा रहा था और ये चीज सच में काफी डिसगस्टिंग है। ये कहते हुए विक्टर ने काफी शांति से इस पर हमला किया, बट जॉम्बी की बोन्स इतनी मजबूत थी कि ये चाकू इन हड्डियों को काट नहीं पाया। जिसके बाद जॉम्बी ने पलट कर विक्टर पर हमला किया, पर विक्टर ने उसके सीने पर लात मारी और फिर कई बार वार करके उसे खत्म कर दिया। विक्टर ने देखा कि उसके नाइफ में 2-3 डेंट पड़ चुके हैं। एंड इसके बाद दोपहर तक विक्टर ने 5th फ्लोर के सारे 6 कमरे साफ किए, जहाँ उसे 3 ज़ॉम्बीज, बियर के केसेस, कुछ पिल्स और प्रोटीन पाउडर मिला। और ये सब चीजें देखकर विक्टर थोड़ा मायूस था, पर किस्मत से उसे एक यहाँ पर एक मेटल बेसबॉल बैट मिल गया और विक्टर ने इस बैट को 1-2 बार घुमा कर भी देखा और ये बैट उसके हाथ में एकदम फिट आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ शारा और लिम पीप होल से विक्टर को जॉम्बी का शिकार करते हुए देख रहे थे। विक्टर का वो पागलपन वाला अवतार देखकर दोनों की हालत खराब थी और इनका कहना है वो तो शुक्र है कि हमने होशियारी नहीं दिखाई, वरना अब तक हम दोनों मारे जा चुके होते। और वहीं जब विक्टर ने पड़ोस का दरवाजा बंद किया तब जाकर इन दोनों की बाहर निकलने की हिम्मत हुई। जिसके बाद इन्होंने एक एक करके सारे कमरे छान मारे, इस उम्मीद में कि शायद विक्टर यहाँ पर कुछ खाने के लिए भूल गया हो, पर विक्टर यहाँ से हर एक चीज ले जा चुका है, यहाँ तक कि यहाँ पर खाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। और ये देखकर लैम पूरी तरह से गुस्से में है और उसने सारा से कहा, हनी तुम जाकर उससे थोड़ा और खाना क्यों नहीं मांगती? लेकिन सारा इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और उसने जवाब दिया, हमने कल ही तो खाया था और तुम्हें अभी इतनी भूख कैसे लग सकती है? जिसका लैम ने जवाब दिया, भूख अभी नहीं है पर बाद में तो लगेगी ना, तो क्या तुम तब तक वेट करोगी जब तक वो सब कुछ जॉम्बी को ना खिला दे? और ये कहते हुए लैम ने अभी एक बच्चे की तरह शक्ल बना लिया है और सारा का हाथ पकड़कर बोला, मैं तुम्हारे साथ जिंदा रहना चाहता हूँ और हम तब तक जिंदा रहेंगे जब तक नेशनल गार्ड हमें बचाने के लिए यहाँ न आ जाएं। और अपने पति की गिड़गिड़ाती हुई आंखें देखकर सारा ने दिल पक्का कर लिया और कहा, ठीक है मैं जाती हूँ। जैसे ही सारा ने विक्टर के घर में कदम रखा उसे एक बहुत अच्छी स्मेल आई और विक्टर किचन से कुछ मीट बनाकर बाहर ला रहा था। उसने कोल्ड फ्रेश जूस की बोतल खोली और मजे से सोफा पर बैठकर खाने लगा। खुशबू इतनी अच्छी थी कि सारा के भी मुंह में पानी आ चुका है, बट सिंस विक्टर ने उसे कुछ भी नहीं कहा इसलिए वो वहाँ अजीब तरीके से खड़ी रही। और 2-3 बाइट लेने के बाद विक्टर ऐसे बिहेव कर रहा है मानो उसे अभी याद आया कि सारा भी यहाँ पर है और उसने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था। और ये कहने के बाद वो उठा, एक प्लेट ली और उसमें थोड़ा मीट निकाला। सारा को लगा कि ये उसके लिए लाया है और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया विक्टर उसके पास से गुजरते हुए क्लोई के पास चला गया और उसने क्लोई के मुंह से कपड़ा निकाला और क्लोई ने तुरंत प्लेट में मुंह मार दिया। और ये देखकर सारा अब पूरी तरह से एम्बैरेस्ड फील कर रही है और उसने टॉपिक को चेंज करने के लिए थोड़ा गला साफ किया और कहा, तुमने आज पूरा 5th फ्लोर साफ कर दिया है ना? जिसका विक्टर ने जवाब दिया कि हाँ, और मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, तो जितना हो सके उतना सामान इकट्ठा करना जरूरी है। और ये सुनकर सारा पूरी तरह से शॉक्ड है और उसने कहा, क्या तुम जा रहे हो? बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज हैं, तो तुम कहाँ जाओगे? जिसका विक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों, क्या तुम मेरे जाने से दुखी होगी? और ये सुनकर सारा अब पूरी तरह से गुस्से में है और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं और दुखी? मैं तो खुश होंगी अगर तुम बाहर जाकर मर जाओ। लेकिन भले ही सारा ने ये कहा, बट उसकी आंखों में अभी डर साफ दिख रहा है, क्योंकि अगर विक्टर सारा खाना लेकर चला गया वो और लिम भूखे मारे जाएंगे। और अभी सारा ये सब चीज सोच ही रही थी तभी विक्टर ने कहा, चलो छोड़ो, बताओ किस लिए आई हो? जिसका सारा ने जवाब दिया, मुझे खाने के बदले ट्रेड करना है। और ये सुनकर विक्टर हंसने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी सारा वापस आएगी, पर ये नहीं पता था कि वो इतनी बेशर्मी से ये सब चीजें कहेगी। जिसके बाद 4 दिन गुजर गए और विक्टर ने पूरी बिल्डिंग खाली कर दी।
और इन दिनों क्लोई की भूख बढ़ती जा रही थी। पहले आधा केजी मीट भी उसके लिए काफी था, बट अब 2.5 केजी भी कम पड़ रहा है। बट इससे भी ज्यादा शॉकिंग की बात ये थी कि क्लोई का अफेक्शन पॉइंट लगातार बढ़ते जा रहा है और क्लोई को इतना खाना खिलाने की वजह से विक्टर ने उसे धमकाते हुए कहा, 6 दिन से तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, अगर अब तुमने मुझे काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर चला जाऊंगा। और ये कहने के बाद उसने क्लोई का मुंह खोला और इस बार क्लोई जरा भी नहीं चिल्लाई, बल्कि चुपचाप मुंह खोलकर खाने का इंतजार करने लगी। और ये देखकर विक्टर ने कहा, अगर तुमने काटा तो खाना नहीं मिलेगा, समझ आ रहा है ना? जिसका क्लोई ने जरा भी जवाब नहीं दिया। जिसके बाद विक्टर ने डरते डरते ही सही लेकिन हाथ आगे बढ़ाया और क्लोई उसका हाथ काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन विक्टर एक पेट की तरह मानो उसे ट्रेन कर रहा है। एंड विक्टर के बार बार ट्रेन करने की वजह से ऐसा लग रहा है मानो क्लोई अब विक्टर की बातें समझ रही है और कुछ भी खाने से पहले क्लोई विक्टर की तरफ देख रही है, मानो वो कहना चाह रही है क्या ये खाने की चीज है। और ये देखकर विक्टर खुश हो गया और उसने धीरे से सर हिलाते हुए मना किया। और ये देखकर क्लोई समझ गई। विक्टर ने मीट का टुकड़ा दिया और हाँ में सर हिलाया। तभी क्लोई ने खाना शुरू किया। अब क्लोई तब तक नहीं खाती थी जब तक विक्टर हाँ न कहे। जिसके बाद विक्टर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्लोई की रस्सियां खोल दी और टेबल पर मीट रख दिया। जिसके बाद क्लोई लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, मीट को देखा, फिर विक्टर को देखा और फिर मीट की तरफ इशारा किया। और जब विक्टर ने हाँ में सर हिलाया तब जाकर क्लोई ने खाना शुरू किया। और ये देखकर विक्टर ने सोचा अफेक्शन पॉइंट अभी 40 है और ये इतनी समझदार हो गई है, तो अगर 100 हो गया तो ये मेरी एकदम वफादार ज़ॉम्बी नौकर बन जाएगी। ये रोमांस सिस्टम नहीं, मास्टर सर्वेंट ट्रेनिंग सिस्टम लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैम के दिमाग में साजिश चल रही थी। वो जानता था विक्टर जाने वाला है, इसलिए वो उसे जिंदा जाने नहीं देना चाहता। इसलिए उसने अपने वाइफ से कहा, हनी हम उसे जाने नहीं दे सकते, कम से कम खाना तो यही रहेगा और एक बार फिर खाना मांगने जाओ और जैसे ही वो सो जाए दरवाजा खोल देना ताकि मैं अंदर आ सकूं, फिर हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर देंगे। शारा ने लैम की बात मान ली और कहा ठीक है, अंधेरा होते ही हम हमला करेंगे। और ये कहने के बाद शारा दुख भरी स्माइल के साथ निकल गई, क्योंकि उसे पता है कि लैम कितना गिरा हुआ इंसान है और इसके अगली सुबह विक्टर को निकलना था, तो वो जल्दी सोने चला गया। और तभी डोर नॉक हुआ। विक्टर ने दरवाजा खोला और पूछा फिर से भूख लग गई। और ये सुनकर शारा ने मन ही मन उसे खूब गालियां दी। उसका दिल कर रहा था कि विक्टर के मुंह पर एक मुक्का दे दे, लेकिन आखिर में सारा ने खुद को रोका और एक नकली स्माइल दी। और ये देखकर विक्टर ने उसे अंदर आने को कहा और जैसे सारा उसके पास से गुजरी, विक्टर ने मजे में उसे स्पैंक किया। इसलिए सारा ने गुस्से में विक्टर को घूरा और कहा, तुम्हें मुझे इसके लिए एक कुकी एक्स्ट्रा देनी होगी। शारा का वो गुस्सा और मजबूरी देखकर विक्टर जोर से हंसने लगा। और अभी उसे एक अच्छा इंसान न बनने में एक अलग ही सुकून और खुशी मिल रहा है, क्योंकि पिछले जिंदगी में दोनों ने उसके साथ जो किया था ये सब उसी का बदला है। और अभी सारा ने भले ही सर झुकाया है और उसकी आंखों में आग है। उसे लग रहा है आज की रात के बाद विक्टर हंसने लायक नहीं बचेगा। और कुछ घंटों बाद सारा दीवार का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए बाहर आई। बेडरूम से दरवाजे तक का रास्ता सिर्फ 10 से 12 कदम था, पर उसे वहाँ पहुँचने में कई मिनट लग गए। और जैसे ही दरवाजा खुला, लैम तुरंत अंदर घुसा और उसने पूछा क्या वो सो गया, जिसका सारा ने हाँ कहते हुए सर हिलाया। और ये जानकर लैम अब विक्टर को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए लैम ने अपनी हंटिंग नाइफ अपने हाथ में पकड़ा है। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने बेडरूम के दरवाजे पर कुछ देखा और ये देखकर मानो लैम की जान निकल गई। और उसने घबराते हुए अपनी वाइफ से कहा, हमने तो कहा था कि वो सो गया है। और ये देखकर सारा भी डर गई और उसे समझ आया कि वो विक्टर नहीं क्लोई है। और क्लोई को देखकर दोनों यहाँ घबरा गए हैं और इन्हें लग रहा है कि शायद अब इन्हें पीछे हटना चाहिए। लेकिन लैम डर तो रहा है और उसे पता था कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और लैम को क्लोई थोड़ी पागल भी लग रही है, तो उसे लगा कि इसे हैंडल कर लेंगे। उसने सारा से कहा, तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं पीछे से वार करूंगा। सारा कांप उठी और उसने इस चीज से इनकार कर दिया। बट वहीं लैम उसे समझा रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर अंदर ही अंदर वो अपने वाइफ को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार था। और सारा इतनी बेवकूफ नहीं कि वो अपने हस्बैंड के लिए जान दे देगी। तभी बेडरूम से विक्टर की आवाज आई और विक्टर ने कहा, यार और कितनी देर बातें करने का इरादा है। एंड ये सुनते ही दोनों का दिल मानो पूरी तरह से रुक गया है। और इन दोनों ने घबराते हुए पूछा, तुम सोए नहीं? जिसका विक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम लोग इतना शोर कर रहे हो कि इससे मुर्दा भी जाग जाए। और वहीं सारा का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका है और उसने अपने हस्बैंड से कहा, हनी इस ज़ॉम्बी को इसके ऊपर छोड़ो और हम भागते हैं। तभी उनके सामने विक्टर ने बड़े प्यार से क्लोई के सर पर हाथ फेरा और क्लोई ने हमला करने के बजाय एक पालतू जानवर की तरह सर सहलाने दिया। और ये देखकर दोनों पूरी तरह से शॉक्ड हैं और इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये ज़ॉम्बी ऐसी हरकत कैसे कर रही है। लैम ने तुरंत सारा को विक्टर की तरफ धक्का दे दिया और दरवाजे की तरफ भागा। पर 2 कदम ही चला था कि विक्टर ने बेसबॉल बैट के एक ही स्विंग से उसे जमीन पर गिरा दिया। और अब लैम गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है, रुको मुझे प्लीज मत मारो। लेकिन वहीं विक्टर ने बिना वक्त बर्बाद किए उसे खत्म कर दिया। और ये देखकर सारा मानो यहीं पे मर चुकी है और उसने घबराते हुए कहा, ये सब लैम का आइडिया था, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। और सारा को लग रहा था कि शायद विक्टर उसे छोड़ देगा, पर विक्टर ने कामली कहा, तुम्हें ये दुख नहीं है कि तुमने गलत किया, बल्कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर है कि तुम अभी मरने वाली हो। और तभी क्लोई ने जमीन पर पड़ी 2 लाशों की तरफ इशारा किया। विक्टर ने सर हिलाया, नहीं ये पहले ही सड़ चुके हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट
मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और विक्टर क्लोई को लेकर अपनी हैवी मोटरसाइकिल पर निकल गया और मोटरसाइकिल के इंजन की इतनी तेज नॉइज की वजह से काफी ढेर सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ गए हैं, पर ये इतने स्लो थे कि विक्टर का कुछ भी नहीं कर पाए। एंड फाइनली पोस्ट यूनिवर्सिटी पहुंचकर विक्टर ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ाने के लिए एक बिल्डिंग में घुसने ही वाला था कि तभी किसी की आवाज सुनाई दी, हे इधर आओ। विक्टर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बाइक छोड़कर वो उस आवाज के पीछे बढ़ गया और जिसने आवाज दी थी उसने विक्टर को आते देख तुरंत विक्टर के आने के लिए जगह बना दी एंड विक्टर भी अंदर चला गया। पर वहीं क्लोई मानो यहीं फ्रीज हो चुकी है क्योंकि उसे खिड़की से चढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए अभी वो बाहर शांति से खड़ी है। और ये देखकर कुछ लड़के उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन विक्टर ने उन्हें तुरंत वहीं रोक दिया और कहा जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे संभाल लूंगा। और विक्टर ने बाहर झुककर क्लोई को उठाया और उसे अंदर खींच लिया। और तभी एक लड़का बोला, तुम वही हो ना जिसे मेरे डैड ने हमें रेस्क्यू करने के लिए भेजा है, और इस लड़के का नाम है कार्टर। और इसने सबको झूठ में बोला था कि मेरे बिलियनर डैड प्राइवेट सिक्योरिटी भेजेंगे और इस भरोसे पर वो इस पूरे ग्रुप का लीडर बन चुका है। लेकिन वहीं विक्टर ने इस लड़के को जरा भी भाव नहीं दिया और इस चीज की वजह से कार्टर का चेहरा पूरी तरह से उतर गया क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विक्टर उसकी इस तरह से बेइज्जती करेगा। और वहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए कार्टर ने लीडर वाली टोन में बोला, अच्छा तो तुम भी हमारी तरह एक सर्वाइवर हो, फिर तो तुम्हें यहाँ के रूल मानने होंगे। और ये कहते ही कार्टर के साथ ही विक्टर का सामान छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विक्टर ने इनका हाथ हटाते हुए कहा कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। लेकिन वहीं कार्टर अभी भी लीडर बनने की कोशिश कर रहा है और उसने विक्टर से कहा सबकी भलाई के लिए सारा सामान जमा करो तो ताकि हम सब में बराबर बांट सकें। लेकिन वहीं विक्टर ने फुल एटीट्यूड में जवाब दिया, तुम लोग जियो या मरो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनते ही कार्टर ने आवाज ऊंची कर ली ताकि सब सुन सके और कहा अगर हर कोई तुम्हारी तरह सेल्फिश होता तो हम कब का भूख के मारे मर चुके होते और हम बस सप्लाईज का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये सब सुनकर विक्टर सच में पक चुका है, इसलिए उसने साफ साफ कहा, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा सामान तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। और ये सुनकर कार्टर के चेहरे पर अब एक इविल स्माइल है और उसने विक्टर को कहा तो फिर यहाँ से निकल जाओ। और वहीं बाहर ज़ॉम्बी खिड़की पर अभी भी हाथ मार रहे हैं जिन्हें विक्टर अपने साथ लाया था। और विक्टर इतना पागल नहीं था कि वो अभी बाहर जाता, ऊपर से उसके आने का मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ था। उसने साफ ही कह दिया कि वो कहीं नहीं जा रहा। और सिंस विक्टर इन सब के लिए अभी एक आउटसाइडर है, इसलिए सभी अभी कार्टर की साइड ले रहे हैं। और इन सब ने विक्टर को धमकाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कार्टर से ऐसे बातें करने की, अगर हमने खिड़की खोल दी तो तुम अभी यहाँ मारे जाते। और ये सुनकर विक्टर हंसने लगा और उसने सबको धमकाते हुए कहा, एपोक्लिप्स आ गया है और तुम सब अभी लॉजिक की बात कर रहे हो, मैं यहाँ जबरदस्ती रुकूंगा और तुम्हें जो करना है कर लो। और अभी इन सब के बीच में मामला गर्म हो चुका है। और तभी जेसिका नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की यहाँ आई और वो इनसे जानना चाह रही है कि अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, जिसका कार्टर ने जवाब दिया, ये बंदा यहाँ रुकना चाहता है पर सामान शेयर नहीं कर रहा तो हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन वहीं जेसिका का कहना है अगर वो रुकना चाहता है उसे रुकने दो, उसे बाहर निकालना मतलब इसे मौत के मुंह में भेजना। और ये कहने के बाद जेसिका ने सबको यहाँ से हटा दिया। और वहीं जब जेसिका की नजर क्लोई पर पड़ी, वो विक्टर से जानना चाह रही है क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है, और सच में ये बहुत प्यारी है। और ये सुनकर विक्टर ने झूठ बोला कि हाँ तुम कुछ ऐसा समझ लो। और सिंस अभी क्लोई की आंखें भी लाल है, इसलिए जेसिका विक्टर से इसके पीछे का उससे रीजन भी पूछ रही है, जिसका विक्टर ने बातें संभालते हुए जवाब दिया, इसने कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज पहना है और ये बहुत साई है इसलिए बात भी नहीं करती है, तो प्लीज इस पर ध्यान मत देना। एंड जेसिका ने भी विक्टर की ये सारी बातें मान ली क्योंकि कौन ही सोच सकता है कि कोई ज़ॉम्बी इंसान को काटने से मना कर देगी। एंड इसके बाद विक्टर ने स्टोरेज रूम के पास देखा जहाँ स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे, उन्हें राशन में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बिस्किट मिल रहे थे, जबकि कार्टर अंदर छुपकर चोरी चुपके मीट खा रहा था जो कि उसने सबसे धोखे से लिया था। और तभी सबको मीट की स्मेल आई, सारे स्टूडेंट्स लाइन छोड़कर नीचे भागे। विक्टर वहाँ स्टोव पर खाना बना रहा था और ये देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। कार्टर अंदर आया और उसने कहा, यार क्या हम अपने सामान के बदले तुमसे थोड़ा गर्म खाना ले सकते हैं। लेकिन विक्टर ने उसके तरफ देखा तक नहीं और कहा, तुम्हारा ये फालतू खाना कचरा है और ये खाने लायक बिल्कुल नहीं। और ये कहने के बाद विक्टर प्लेट लेकर बाहर आया और उसने सबसे पूछा कि किसे चाहिए। सबने सर हिलाया। विक्टर बोला, पहले ये बताओ यहाँ कोई आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है। और ये सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने कहा, आर्किटेक्चर वाले दूसरे बिल्डिंग में हैं, वो सब शायद ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। और ये सुनकर विक्टर थोड़ा मायूस हुआ क्योंकि वो यहाँ पर ब्लूप्रिंट के लिए आया था। तभी भीड़ से एक हल्की सी आवाज आई, मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ। सबने मुड़कर देखा और एक डरपोक सी लड़की चश्मा पहनी हुई है और इसका नाम है मिया। विक्टर को शक हुआ कि शायद ये खाना खाने के लिए झूठ बोल रही, बट मिया ने हिम्मत इकट्ठा करके कहा, मेरा नाम मिया है, मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ, यकीन नहीं है तो किसी से भी पूछ लो। जिसका विक्टर ने जवाब दिया, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर क्या तुम ब्लूप्रिंट बना सकती हो। और ये सुनकर लड़की थोड़ी सरप्राइज्ड है कि विक्टर इतनी जल्दी उसकी बात मान गया। लेकिन मिया को ये नहीं पता है विक्टर उसकी बात इतनी आसानी से इसलिए मान गया क्योंकि सिस्टम ने ये चीज उसे पहले ही बता दिया है कि इस लड़की का नाम है मिया, आइडेंटिटी आर्किटेक्चर स्टूडेंट, टैलेंटेड, अफेक्शन 0, हैंड होल्डिंग रिवॉर्ड, ब्लूप्रिंट मास्टरी। और इस बार सिस्टम का रिवॉर्ड पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक थे और अगर विक्टर को ये सब मिल गया तो उसका सेफ हाउस बन जाएगा। विक्टर के सवाल पर मिया ने मासूमियत से सर हिलाया और कहा, हाँ मैं कर सकती हूँ। जिसके बाद विक्टर ने फाइनली मिया को हायर कर लिया और बताया, माँ रोज का पेमेंट 1 बाउल मीट और 1 बाउल सब्जी होगा। और मिया को लगा था कि सिर्फ और सिर्फ उसे मीट मिलेगा और सब्जी
सब्जी का सुनकर वो सच में बहुत ज्यादा खुश हो गई। और वहीं दूसरी तरफ कार्टर गुस्से में अपने चमचों के साथ वहाँ से निकल गया और सीढ़ियों के पास बैठकर ये सभी बातें कर रहे हैं, जहाँ ल्यूक नाम का एक लड़के ने कार्टर से कहा, बॉस वो बंदा बहुत एरोगेंट है, क्यों ना हम उसे मार दें। कार्टर ने सर हिलाया और कहा, नहीं तुमने देखा नहीं उसने ज़ॉम्बी को कैसे हैंडल किया और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और वहीं कार्टर ने भले ही ये चीज कहा बट अंदर ही अंदर वो विक्टर को खत्म करना चाहता था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। और वहीं ल्यूक को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा कार्टर के पास तो खाना है पर मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे कैसे भी करके विक्टर का सामान चुराना ही होगा। और इधर मिया ने अपना खाना खत्म किया और अपना लैपटॉप निकाल कर काम करना शुरू कर दिया। और काम स्टार्ट करने से पहले उसने विक्टर से जो जो चीजें उसे चाहिए हर एक चीज पूछा, जहाँ विक्टर ने बताया, मुझे 1000 स्क्वायर फीट का सेफ हाउस ब्लूप्रिंट चाहिए जो मजबूत होना चाहिए और उसमें स्टोरेज रूम, स्केप पैसेज, शावर रूम भी हो। और वहीं मिया को लग रहा है कि इन सब चीजों के लिए 1000 स्क्वायर फीट थोड़ा कम जगह है। एंड फाइनली विक्टर ने मिया को ये भी बताया, मुझे 7 दिन के अंदर अंदर ये ब्लूप्रिंट चाहिए, क्योंकि पिछली जिंदगी की याद के हिसाब से ठंड 1 हफ्ते में आने वाली थी। मिया ने हिम्मत दिखाई और कहा, ठीक है 7 दिन में काम हो जाएगा। और वहीं मिया को काम पर लगाकर विक्टर क्लोई को लेकर रूफटॉप पर आया ताकि सेफ हाउस के लिए सही जगह चुन सके। उसने देखा कि स्कूल के पीछे पहाड़ के पास एक खाली जमीन है, आगे बिल्डिंग, पीछे पहाड़, ये छुपने के लिए बेस्ट जगह है। एंड इसके बाद विक्टर बेसबॉल बैट लेकर एरिया साफ करने के लिए निकल गया। खिड़की से निकलते ही उसने 4 ज़ॉम्बी देखा और जब विक्टर ने एक को चुपचाप खत्म किया और ये सब शोर सुनकर बाकी 3 ज़ॉम्बी भी जाग गए, जहाँ एक ज़ॉम्बी फुटबॉल जर्सी पहने था और बहुत तेज भाग रहा था। विक्टर ने साइड हटकर बैट से वार किया, लेकिन ये ज़ॉम्बी काफी टफ था। दूसरे ज़ॉम्बी को लात मार कर गिराया और तभी तीसरे ने विक्टर को जमीन पर पटक दिया। विक्टर पूरी जान लगा रहा था पर वो पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी एक मासूम और नाजुक से हाथ ने ज़ॉम्बी का गर्दन पकड़ा और हवा में उछाल दिया। और ये देखकर विक्टर पूरी तरह शॉक्ड है और ये कोई और नहीं बल्कि क्लोई थी। एंड इसके बाद जब ज़ॉम्बी ने दोबारा अटैक किया, क्लोई ने उनकी गर्दन पकड़ी और एक झटके में इन्हें खत्म कर दिया। और ये सब देखकर मानो विक्टर पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, क्योंकि क्लोई जितनी मासूम दिखती थी इससे विक्टर को ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी ताकतवर होगी। जिसके बाद विक्टर ने सिस्टम चेक किया, जहाँ लिखा है अफेक्शन 50% तक पहुंच चुका है। और अब इस चीज से विक्टर सच में काफी खुश है कि अब क्लोई उसकी बॉडीगार्ड बन चुकी है और धीमे धीमे क्लोई इवॉल्व हो रही है। एंड इसके बाद शाम होने तक विक्टर ने इस एरिया की साफ सफाई की और उसने नोटिस किया कि क्लोई तभी मदद करती है जब विक्टर मानो मरने वाला है और बाकी वक्त वो शांति से खड़ी रहती है। अंधेरा होने पर विक्टर वापस बिल्डिंग में आया और खून से लथपथ था और वो मेंस वॉशरूम में गया ताकि वो अपने कपड़े वहाँ चेंज कर सके। लेकिन तभी उसने देखा कि क्लोई भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई है और किसी लड़की के सामने नहाना विक्टर के लिए पहली बार है। भले ही क्यों ना वो लड़की एक ज़ॉम्बी हो और अभी विक्टर को थोड़ा तो अभी अजीब लग रहा है, पर फिर भी उसने सोचा आखिर ये है तो एक ज़ॉम्बी ही ना। शावर खत्म करने के बाद विक्टर साफ कपड़े पहनने ही वाला था कि उसकी नजर क्लोई पर पड़ी। विक्टर को ये तक नहीं पता था कि ज़ॉम्बी को पसीने आते हैं या नहीं, और पिछली लड़ाई की वजह से क्लोई भी पूरी तरह से खून से लथपथ थी। विक्टर ने उसे भी साफ करने का फैसला किया और अभी क्लोई बिना पल के झपकाए विक्टर को घूर रही है। भले ही क्लोई के दिमाग में मेल और फीमेल का कोई फर्क ना हो, पर विक्टर के चेहरा शर्म से लाल हो चुका है। उसने हिम्मत जुटाई और क्लोई के कपड़े उतारे और अभी उसकी व्हाइट स्किन देखकर एक पल के लिए विक्टर का दिमाग सुन्न हो गया, पर उसने मन ही मन खुद को समझाया ये ज़ॉम्बी है। और तभी उसने जल्दी जल्दी क्लोई को साफ किया और जब 1 मिनट बाद काम खत्म हुआ, विक्टर ने क्लोई की आंखों में देखा और पूछा कि अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। पर क्लोई पहले की तरह नहीं बल्कि विक्टर की आंखों में बड़े गौर से देख रही थी। उसकी नजरों में एक हल्की सी इमोशन था और विक्टर ने पास आकर देखने की कोशिश की, पर अगले ही पर क्लोई उसके करीब आ गई और विक्टर ने सोचा वो काटेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिप्स पर एक हल्का सा मीठा सा टच महसूस हुआ। विक्टर हैरान रह गया और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशन होस्ट, फर्स्ट किस रिवॉर्ड मिला, ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन से आप ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून हो जाएंगे। और जब विक्टर ने सिस्टम पैनल देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सिर्फ नहलाने से क्लोई का अफेक्शन सीधा 60 पर पहुंच गया था। जिसके बाद विक्टर ने क्लोई से पूछा, क्या अब तुम्हारे अंदर इमोशन है? क्लोई ने मासूमियत से सर टेढ़ा किया, क्योंकि उसे अभी इतना मुश्किल शब्द बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। विक्टर ने सवाल आसान किया और पूछा, क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? इस बार क्लोई ने हाँ में सर हिलाया। विक्टर को समझ आ गया कि वो अभी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स नहीं समझ सकती, और अफेक्शन बढ़ाने के साथ साथ वो और समझदार हो जाएगी। और वहीं क्लासरूम वापस आकर विक्टर ने मिया से पूछा और पता चला कि इमरजेंसी फायर इक्विपमेंट बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास है, पर वहाँ पहुँचने के लिए हजारों ज़ॉम्बी से बचना होगा। विक्टर ने ये बात दिमाग में रखी और मिया को आराम करने के लिए भेज दिया। जिसके बाद उसने तुरंत ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन निकाला और अपने हाथ में उसे इंजेक्ट कर लिया, और अब इसके बाद उसे ज़ॉम्बी से डर और ज्यादा कम हो चुका है। और उसी वक्त 3rd फ्लोर पर 2 लोग बातें कर रहे हैं। एक डरता हुआ बोला, क्या तुम्हें पक्का यकीन है हमें कुछ नहीं होगा? और वहीं दूसरा इंसान था ल्यूक, जिसने फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, क्या होगा, वो अकेला है और साथ में एक छोटी लड़की है। और टाइसन, क्या तू एक लड़की से डर रहा है? ल्यूक ने होशियारी से क्लासरूम की खिड़कियां खोली और अंदर कूद गया। और टाइसन थोड़ा डरपोक था और वो अभी खिड़की पर बैठकर अंदर जाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसने देखा कमरे में वो छोटी लड़की क्लोई खड़ी हो गई। और ये देखकर टाइसन घबरा गया और उसने चिल्लाया, ल्यूक अंदर कोई है। और ये सुनकर ल्यूक अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका है, और इससे पहले कि ये दोनों कुछ कर पाते
आते क्लोई का हाथ ल्यूक के सीने के आर पार निकल गया और ये देखकर टाइसन पूरी तरह से डर गया और वो वहाँ से भागने लगा, पर क्लोई ने उसे भी वहीं खत्म कर दिया। एंड जब क्लोई ने अपने खूनी हाथ देखे उससे अब बहुत तेज भूख लगने लगी और अभी उसका मन कर रहा है कि वो इस खून को पी ले, पर उसने खुद को रोक लिया। जिसके बाद अगली सुबह का हमें सीन दिखाया जाता है। विक्टर जागा तो क्लोई ने बड़े एक्साइटमेंट से उसे अपनी खूनी हाथ दिखाए और अब जाहिर है कि विक्टर जानना चाह रहा है कि ये क्या हुआ। और वहीं विक्टर ने खिड़की के पास ल्यूक और टाइसन की लाशें भी देखी और ये सब चीजें देखकर विक्टर यहाँ क्या हुआ हर एक चीज समझ गया। क्लोई ने उसका हाथ पकड़ा और ये देखकर विक्टर अब समझ रहा है कि क्लोई क्या चाहती है। जिसके बाद वो उसे रेस्टरूम ले गया और बड़े प्यार से उसके हाथ धुलवाए। एंड इसके बाद विक्टर अभी इन सारी डेड बॉडीज को खिड़की से बाहर फेंका ही था कि तभी मिया अपना लैपटॉप लेकर यहाँ आ गई और काम शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बाद कार्टर भी यहाँ आ गया और उसने चिल्लाते हुए सबसे पूछा ल्यूक कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया। जिसका विक्टर ने काफी शांति से जवाब दिया ल्यूक कौन है, लेकिन वहीं कार्टर को सब कुछ पता है इसलिए उसने भी चिल्लाते हुए कहा कि नाटक मत करो और मुझे बताओ वो हरे बालों वाला लड़का कहाँ है। लेकिन वहीं विक्टर अभी भी अनजान बन रहा है और उसने कहा मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। लेकिन वहीं जाहिर की कार्टर विक्टर की बात मानने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विक्टर के यहाँ आने के बाद ही ल्यूक गायब हुआ है और इन दोनों की लड़ाई की वजह से यहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई और जेसिका भी आ गई और वो इन सबसे जानना चाह रही है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और जेसिका को यहाँ पर देखकर कार्टर ने खुद को शांत किया और बताया ल्यूक और टाइसन दोनों गायब हैं। जिसका जेसिका ने जवाब दिया कि शायद हो सकता है वो सप्लाईज ढूंढने के लिए बाहर गए हों, लेकिन वहीं कार्टर का कहना है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी इजाजत के बिना वो कहीं नहीं जाते। और ये सुनकर विक्टर ने इन्हें टीच करते हुए कहा तुम्हें इतना यकीन है कि वो तुम्हारी बात मानते थे, शायद वो तुमसे पक गए होंगे और मौका मिलते ही यहाँ से निकल गए होंगे। और विक्टर की ये सारी बातें सुनकर कार्टर अब पहले से और ज्यादा गुस्से में है और उसका मन कर रहा है कि वो विक्टर को यहीं खत्म कर दे, पर वो जानता है कि वो उससे नहीं जीत सकता। और माहौल इतना बिगड़ता हुआ देखकर जेसिका तुरंत बीच में आ गई और उसने कहा शायद वो दोनों सच में किसी काम से बाहर गए हों और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तो चलो थोड़ा वेट करते हैं। एंड ना चाहते हुए भी कार्टर ने जेसिका की ये बात मान ली एंड विक्टर को धमकी देने के बाद वो यहाँ से निकल गया। एंड स्टोरेज रूम के पास से गुजरते वक्त कार्टर को रिपोर्ट मिली कि स्टोरेज रूम से खाना खत्म होने वाला है। ये सुनकर कार्टर ने हुक्म दिया कि लोगों को बाहर भेजो ताकि वो खाना ढूंढ सके। और बाहर खाना ढूंढने के लिए कार्टर ने उन लोगों का लिस्ट में नाम दिया जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि ये सभी लोग कार्टर के लिए अब रास्ते का कांटा बन चुके हैं और इन्हें बाहर भेजने से एक तो दुश्मन खत्म होंगे और दूसरा राशन भी बचेगा। और ये प्लान बनाते हुए कार्टर के चेहरे पर इविल स्माइल भी है। और तभी इन्हें एक आवाज सुनाई दी और इस इंसान ने कहा कार्टर तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। और जब कार्टर ने इसकी तरफ देखा, इस लड़की का नाम है एमिली और ये जानना चाह रही है कि आखिर जेसिका कहाँ पर है। और वहीं कार्टर की गंदी नजर एमिली पे है, इसलिए वो एमिली को परेशान करने के लिए उससे जानना चाह रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिसका एमिली ने जवाब दिया कि क्या मैं बिना किसी काम के यहाँ नहीं आ सकती। और वहीं कार्टर का भी कहना है कि तुम बिल्कुल यहाँ आ सकती हो और मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और ये कहते हुए कार्टर ने एमिली के कमर पर हाथ डालने की कोशिश की, पर एमिली तुरंत साइड हट गई और उसने कहा अगर यहाँ हमें कोई देख लेगा तो मुझे शर्म आएगी। और ये सुनकर कार्टर ने हंसते हुए कहा तो फिर चलो स्टोरेज रूम में चलेंगे, मुझे सप्लाई चेक करनी भी है। जिसके बाद दोनों अंदर गए और कार्टर ने दरवाजा लॉक कर दिया और अब कार्टर एमिली को किस करने के लिए बढ़ा, बट वो फिर बचकर यहाँ से निकल गई। और ये सब देखकर कार्टर अब चिढ़ गया और उसने चिल्लाते हुए पूछा कि अब क्या हुआ। लेकिन वहीं एमिली ने सप्लाईज पर नजर डाली और पूछा खाना तो बहुत कम बचा है ना। जिसका कार्टर ने जवाब दिया मेरे डैड की प्राइवेट सिक्योरिटी आने तक काफी है। और ये कहने के बाद कार्टर ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया और कहा बातें बंद करो, जल्दी आओ वरना कोई आ जाएगा। और ये सुनकर एमिली हंसी और उसने पूछा कार्टर क्या सच में तुम्हारे डैड के पास इतने लोग बचे हैं जो हमें बचाने आएंगे। और ये सुनकर कार्टर थोड़ा घबरा गया और वो जानना चाह रहा है कि आखिर तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है। लेकिन वहीं एमिली ने अपनी बात पलट दी और कहा अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा जेसिका ने मुझसे कुछ काम कहा था तो मैं जा रही हूँ। और वो कार्टर को यहाँ बिना कपड़ों के ही छोड़कर चली गई और इस चीज की वजह से जाहिर है कि कार्टर काफी शर्मिंदा फील कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब विक्टर ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर रहा था, बिल्डिंग से उसे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और विक्टर सोच रहा है कि आखिर ये है कौन, क्योंकि एपोक्लिप्स में मानो खुदकुशी जैसा है। और विक्टर को पता है कि ये औरत मदद मांग रही है, पर विक्टर का इस औरत को बचाने का कोई भी इरादा नहीं है। पर इस औरत के सोच से एक फायदा हुआ, सारे ज़ॉम्बीज़ उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। विक्टर ने क्लोई से कहा चलो आज का काम जल्दी खत्म हुआ। और वहीं बिल्डिंग के अंदर वो औरत जिसका नाम वेंडी है, जब उसने विक्टर को यहाँ से जाते हुए देखा वो पूरी तरह से डर गई और ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वो अपना मुंह बंद करके कोने में बैठकर रोने लगी। और वहीं क्लासरूम में वापस आकर विक्टर ने मिया से पूछा किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। मिया ने कहा हाँ वो शायद वेंडी थी, हमारी स्कूल की नर्स। विक्टर ने पूछा क्या तुम चाहती हो मैं उसे बचाऊं। और ये सुनकर मिया के हाथ रुक गए और उसने जवाब दिया मुझे लगता है वो आपके काम आ सकती है। एंड इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया है और सर्वाइवर का नंबर 50 से घटकर 30 हो चुकी है। विक्टर ने जानबूझकर 2 दिन इंतजार किया ताकि वेंडी पूरी तरह उम्मीद खो दे, क्योंकि तब बचाने पर वो ज्यादा विक्टर के एहसान मानेगी। जिसके आधे घंटे बाद विक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पहुंचा। वहां 12 से 15 ज़ॉम्बी थे। चुपचाप मारना मुश्किल था तो विक्टर ने स्पीड दिखाई। वो सीधा फायर इक्विपमेंट कैबिनेट की तरफ बढ़ा। ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़े पर वो उनसे तेज था। उसने कैबिनेट तोड़कर सारा सामान निकाला, जहां 2 वॉकी टॉकी, एक फायर एक्स, एक एस्केप
टेप रोप है, ये सब लेकर विक्टर अंदर की तरफ निकल गया। और अभी विक्टर अपनी सप्लाई लूटने में बिजी था कि जॉम्बी विक्टर के और करीब आ गए। बट वक्त रहते ही विक्टर तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के अंदर घुस गया और वहीं बिल्डिंग के अंदर तीसरे फ्लोर के रेस्टरूम में वेंडी मानो अब बेहोश होने वाली है और बेहोशी की हालत में उसने दरवाजा टूटने की आवाज सुनी। बाहर से एक लड़के की आवाज सुनाई दी जिसने पूछा, मर गई क्या? लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया। वेंडी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आंखें खोली और चिल्लाई, मैं जिंदा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। विक्टर ने उसकी तरफ बेसबॉल बैट फेंक दिया और पूछा, चल सकती हो? अगर जिंदा रहना है तो वेपन को पकड़ लो। वेंडी ने दीवार का सहारा लेकर हिम्मत जुटाई और खड़ी हो गई और कहा, हाँ मैं कर सकती हूँ। जिसके बाद विक्टर उसे बाहर ले गया। जैसे ही वो निकले एक जॉम्बी लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ आया। विक्टर ने 2 कदम आगे बढ़ाकर फायर एक्स सीधा जॉम्बी के सर पर दे मारी। एक ही झटके में जॉम्बी वहीं गिर गया। विक्टर ने सोचा कि बैट से तो एक्स कहीं ज्यादा बेहतर है और वहीं वेंडी ये देखकर सुन्न हो गई क्योंकि उसके लिए जॉम्बी को मारना एक सपने जैसा है पर विक्टर के लिए मानो ये बच्चों का खेल था। और वहीं सीढ़ियों पर भी काफी जॉम्बी इकट्ठा हो गए हैं जो विक्टर के पीछे पीछे अंदर आए थे। और वहीं बाहर खुले मैदान में चारों तरफ से घिरने का डर था और सिंस यहाँ पर सीढ़ियाँ काफी पतली हैं तो एक बार में सिर्फ एक ही जॉम्बी विक्टर तक पहुंच पा रहा था। और सिंस अभी विक्टर के हाथ में एक्स है इसलिए इन्हें हराना भी उसके लिए काफी आसान हो रहा है। और थोड़ी देर में ही ये पूरी सीढ़ियाँ जॉम्बी के लाशों से भर गई। और वहीं ये सब देखकर वेंडी की नजर में विक्टर मानो एक भगवान बन चुका है। और तभी इसने वेंडी का पैर पकड़ लिया और नीचे एक फीमेल जॉम्बी थी जिसका आधा चेहरा मानो किसने खा लिया है। और ये देखकर वेंडी डर के मारे कांपने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। विक्टर बस साइड में खड़ा तमाशा देखता रहा और उसने कहा, अगर बैट से उसका सर नहीं फोड़ा तो क्या इस बैट को अपने साथ घर ले जाओगी? और विक्टर की ये बात सुनकर वेंडी ने गुस्से में बैट उठाया, आंखें बंद की और पूरी जान लगाकर जॉम्बी पर वार किया। और वहीं विक्टर ये हर एक चीज देखता रहा क्योंकि उसने जानबूझकर ये जॉम्बी वेंडी के लिए छोड़ी थी। वो चाहता था कि वेंडी इस दुनिया में रहना सीखे। और वहीं जब वेंडी ने इस जॉम्बी को हराया और विक्टर ने उसकी तारीफ की, ये सुनकर वेंडी सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड थोड़ी देर बाद मिया ने खिड़की से देखा और खुशी से चिल्लाई, आप वापस आ गए? और क्लोई भी वहाँ खड़ी थी और भले ही उसका चेहरा पूरी तरह से हमेशा की तरह शांत था पर उसकी नजरें दूर से विक्टर पर टिकी थी। शोर सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ आ गए जिनमें एमिली भी थी। और वहीं विक्टर ने एमिली के बढ़े हुए हाथों को इग्नोर किया और खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। वेंडी ने एमिली के हाथ पकड़कर अंदर आने में मदद की। और वहीं एमिली की स्माइल थोड़ी अजीब थी बट फिर भी उसने वेंडी को वेलकम करते हुए कहा कि अब तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। और वहीं सभी स्टूडेंट्स वेंडी से मिलने लगे क्योंकि वो सबकी फेवरेट थी। और विक्टर को इस भीड़ से कोई मतलब नहीं था। वो क्लोई को लेकर ऊपर जाने लगा लेकिन तभी वेंडी ने उसे रोका और सारे स्टूडेंट्स को छोड़कर वो उसके पीछे भागी। और ये देखकर स्टूडेंट्स हैरान थे, वेंडी उन्हें छोड़कर विक्टर के पीछे क्यों गई? और वहीं दूसरी फ्लोर की क्लासरूम के दरवाजा पर 4 लड़कियां खड़ी थी, मिया, क्लोई, एमिली और वेंडी। और मिया अपना चश्मा ठीक करते हुए बाकी तीनों को देख रही थी क्योंकि इन चारों में सिर्फ और सिर्फ मिया के पास ही वहाँ होने की वजह है क्योंकि उसे ब्लूप्रिंट पर काम करना है। और बाकी तीनों शायद खुद नहीं जानती थी कि वो वहाँ क्यों खड़ी हैं। लेकिन वहीं विक्टर इन चारों को दरवाजा पर देखकर नॉर्मल रहा और उसने खाने के पॉट का ढक्कन उठाया जिसके बाद पूरे कमरे में एक ऐसी खुशबू फैली, चारों लड़कियों का मुंह भूख के मारे पानी से भर गया। जिसके बाद विक्टर ने पहले अपने लिए फिर क्लोई के लिए बाउल निकाला, फिर उसने एक बाउल मिया को दिया। और ये पाकर मिया अब सबके तरफ एटीट्यूड से देख रही है। और वहीं वेंडी का भूख के मारे बुरा हाल था, वो बस अपनी विल पावर से टिकी हुई थी और खुशबू सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। पर फिर भी उसने पहले विक्टर का शुक्रिया अदा किया क्योंकि आज विक्टर की वजह से ही वो जिंदा है। और उसी वक्त विक्टर के सामने सिस्टम पैनल आया, टारगेट वेंडी, आइडेंटिटी स्कूल नर्स, एफेक्शन 50, हैंड होल्डिंग रिवॉर्ड, फील्ड मेडिसिन किट और इमरजेंसी मेडिसिन गाइड, फर्स्ट किस रिवॉर्ड, जॉम्बी वायरस वैक्सीन, कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड, टॉप टियर मेडिकल रूम। और ये देखकर विक्टर मुस्कुराया क्योंकि वेंडी को रेस्क्यू करने में देरी करना सही फैसला था क्योंकि इस वजह से उसकी अफेक्शन सीधा 50 पहुंच गया। जिसके बाद विक्टर ने पूछा, तुम्हें खाना खाना है? और जाहिर है कि वेंडी बहुत ज्यादा भूखी है इसलिए उसने तुरंत कहा, हाँ बहुत ज्यादा। और ये सुनकर विक्टर ने इसे ऑफर दिया, मेरे लिए काम करो और तुम्हें भी मिया जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, रोज एक बाउल मीट और एक बाउल सब्जी। और मिया जो अभी तक मजे से खा रही थी उसे अचानक से अपना खाना बेकार लगने लगा। और वहीं वेंडी ने बिना कुछ सोचे हाँ कह दिया और खाने पर टूट पड़ी। विक्टर ने अब बाकी 2 लड़कियों को स्कैन किया जहाँ जेसिका, आर्ट स्टूडेंट, अफेक्शन 0, रिवॉर्ड कुछ हद तक पियानो से जुड़े हुए थे जो कि एपोक्लिप्स के लिए बेकार ही हैं। दूसरी एमिली, गोल्ड डिगर, अफेक्शन 0, हैंड होल्डिंग रिवॉर्ड, कोई भी व्हीकल, बाइक से लेकर टैंक तक, फर्स्ट किस रिवॉर्ड, 1000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट, कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड, 10,000 स्क्वायर फीट लग्जरी विला। और ये देखकर विक्टर को समझ आया कि एमिली काम की चीज है। और वहीं एमिली ने भी विक्टर की आंखें देखकर ये पहचान लिया और अब वो थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही है। और उसने पूछा, क्या मैं भी आपके लिए काम कर सकती हूँ? और ये सुनकर मिया को थोड़ा अजीब लग रहा है। उसे लगा कि विक्टर एमिली के सिडक्शन में नहीं आएगा क्योंकि विक्टर सिर्फ काम के लोगों को रखता है। पर विक्टर ने तुरंत हाँ कह दिया। और ये सुनकर मिया हैरान हो गई और वो सोच रही है कि एमिली आखिर कर क्या सकती है। और वहीं एमिली ने बाउल लेते वक्त जानबूझकर विक्टर का हाथ टच किया। विक्टर उसकी चाल समझ गया और वहीं स्टूडेंट की भीड़ ये सारा तमाशा देखने आ गई। और किसी ने कहा, ये लोग पागल हो गए हैं और बाहर मरने जा रहे हैं। लेकिन वहीं जेसिका इन सबको हटाते हुए आगे आई और उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? जिसका विक्टर ने जवाब दिया, यहाँ
से दूर, और वैसे भी तुम लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रुकूं। और तभी पीछे से कार्टर की आवाज आई, सही कहा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, और वेंडी तुम स्कूल नर्स हो, तुम्हें रुकना चाहिए, सबको तुम्हारी जरूरत है। और ये सब कहते हुए कार्टर वेंडी को इमोशनल ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो यहाँ पर रुक जाए। और ये सुनकर विक्टर को गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि ये मेरे लोगों को चुराने की कोशिश कर रहा है। पर तुरंत वेंडी बीच में आई और उसने खुद कहा कि यहाँ पर कोई दवा तक नहीं है, इसलिए मैं विक्टर के साथ जाऊंगी। जिसके बाद विक्टर के साथ चारों लड़कियां निकल पड़ी और वहीं एमिली पहली बार बिल्डिंग से बाहर निकली थी, इसलिए वो डर के मारे कांप रही थी। और रास्ते में सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बी की लाशें देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। और वहीं विक्टर स्कूल के पीछे खाली मैदान में रुक गया। एमिली पैनिक हो गई और वो जानना चाह रही है, हम यहाँ क्यों रुके हैं, हमें यहाँ जल्दी से भागना चाहिए। जिसका विक्टर ने जवाब दिया, हम पहुंच चुके हैं। और ये सुनकर एमिली अब जानना चाह रही है कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कौन रहेगा। और ये कहते हुए एमिली खुद को मन ही मन कोस रही है कि वो आखिर यहाँ पर क्यों आई। और वहीं विक्टर ने सबकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सिस्टम को कमांड दिया, ब्लूप्रिंट डिटेक्टेड, बिल्ड अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। और उसी पल सबकी आंखों के सामने उस खाली जमीन पर एक लोहे का किला बन गया। और ये देखकर सब सुन रह गए। मिया ने तुरंत पहचान लिया, ये वही डिजाइन था जो उसने लैपटॉप पर बनाया था। वो हैरान होकर विक्टर से कुछ पूछने ही वाली थी कि विक्टर ने उसे इशारा करके चुप करा दिया और कहा, ज्यादा सवाल मत पूछो, बस इतना जान लो कि मैं तुम सबको जिंदा रख सकता हूँ और इतना काफी है। और ये सुनकर एमिली की उदासी एक पल में गायब हो गई। वो अंदर से इतनी खुश थी, उसका मन किया अभी विक्टर को गले लगा ले। लेकिन वहीं विक्टर सीधा सेफ हाउस की तरफ बढ़ा और उसका मेन डोर टाइटेनियम एलॉय से बना था, जिसके बगल में एक इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट लॉक लगा था। विक्टर ने अपना और क्लोई का फिंगरप्रिंट रजिस्टर किया। वेंडी और मिया के लिए वो उनका अफेक्शन 60 होने तक का इंतजार करेगा। पर एमिली ये लड़की बहुत चालाक थी, जब तक उसका अफेक्शन 80 नहीं पहुंच जाता विक्टर उसे एक्सेस देने का सोचेगा भी नहीं। और जैसे ही टाइटेनियम दरवाजा खुला सब अंदर गए। सेफ हाउस अभी ज्यादा बड़ा नहीं था, एक लिविंग रूम, 3 कमरे, एक बाथरूम और एक स्टोरेज रूम। पर हाँ, सिस्टम की वजह से ये घर पूरी तरह से फर्निश था। और जाहिर है ये सब चीजें देखकर अभी सारी लड़कियां आसपास की चीजें ही देख रही हैं और सब ये सब चीजें देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं। और वहीं ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी एमिली ने तुरंत लीडर बनते हुए सबको सजेस्ट किया, चलो रूम्स बांटते हैं, बॉस का एक कमरा अलग, मिया और मैं एक शेयर करेंगे और वेंडी और कैरोल लास्ट बचा हुआ कमरा लेंगे। और ये सुनकर मिया तुरंत भड़क गई और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं वेंडी के साथ रहूंगी। और वहीं कैरोल ने कुछ नहीं कहा और उसने चुपचाप विक्टर का शर्ट पकड़ लिया। और वहीं ये माहौल देखकर एमिली ने तुरंत बात पलटी और कहा, तो बॉस और उनकी छोटी बहन एक रूम में और मिया और वेंडी दूसरे में। मिया फिर भी नहीं मानी और कहा, तुम्हें अकेले कमरा क्यों मिले, तुमने देखा नहीं बॉस और उसकी बहन का क्या सीन है। और वहीं एमिली ने कहा, तुमने मना किया मेरे साथ रहने से, मैं तो अकेले ही रहूंगी ना। वैसे मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना तुम लिविंग रूम में सोफा पर सो जाओ। और इसके बाद जाहिर है दोनों लड़ने वाली थी कि विक्टर चिल्लाया, बस वही होगा जो एमिली ने कहा। विक्टर की आवाज सुनते ही दोनों चुप हो गई। मिया गुस्से में वेंडी को खींचकर कमरे में ले गई और वहीं एमिली ने अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। और वहीं विक्टर घर घूमना चाहता था पर क्लोई ने उसे नहीं छोड़ा। और अब धीमे धीमे क्लोई बोलना भी स्टार्ट कर चुकी है और उसने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, सोना। जिसके बाद जाहिर है कि विक्टर उसे मना नहीं कर पाया और ऊपर से पिछले कुछ हफ्तों से वो ठीक से सो भी नहीं रहा था। और जैसे विक्टर बेड पर लेटा, क्लोई भी उससे लिपट कर सो गई। और वहीं दूसरी बिल्डिंग में स्टूडेंट्स ने उस अजीब बिल्डिंग को देख लिया और कार्टर को रिपोर्ट दी। और ये सब सुनकर कार्टर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे याद है कि उस जगह पर कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी। पर सिस्टम के मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस की वजह से उसके दिमाग ने मान लिया कि वो बिल्डिंग हमेशा से वही थी। बट क्या कार्टर सच में ये सारी बातें इतनी आसानी से मान लेगा या फिर वो विक्टर को हराने के लिए कुछ करने वाला है, ये तो हमें आगे के पार्ट में ही पता चलेगा। तो हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम इसका पार्ट 2 देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।